आज मैं आपको रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको हिंदी साहित्य काल विभाजन एवं नामकरण से संबंधित यह जानकारी दे दी थी कि नगेंद्र ने इस समस्या के समाधान के क्या क्या आधार बताए थे। उसके बाद मैंने आपको गिरियसन का काल विभाजन और मिश्र बंधुओं का काल विभाजन आपको पूरा करा दिया था। और जो अगला काल विभाजन आता है उसके बाद वो आता है हमारा रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। तो आज हम रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन देखने जा रहे हैं। देखो रामचंद्र शुक्ल अपने काल विभाजन में क्या कहते हैं। तो काल विभाजन और नामकरण की दृष्टि से अगला नाम किसका आता है, रामचंद्र शुक्ल का आता है। काल विभाजन और नामकरण की दृष्टि से अगला नाम किसका आता है, रामचंद्र शुक्ल का आता है। शुक्ल ने पूर्ववर्ती वर्गीकरणों को ध्यान में रखते हुए कालक्रम के साथ साहित्यिक प्रवृत्ति को विभाजन का आधार बनाया है। हमने गिरियसन का काल विभाजन पढ़ा था, उसके बाद हमने मिश्र बंधुओं का काल विभाजन पढ़ा था, उसके बाद हम किसका पढ़ने जा रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल का पढ़ने जा रहे हैं। शुक्ल जी ने क्या किया है कि पूर्ववर्ती वर्गीकरणों को ध्यान में रखते हुए कालक्रम के साथ साहित्यिक जो प्रवृत्तियां होती हैं उसको भी उन्होंने क्या बनाया है, विभाजन का आधार बनाया है। काल और प्रवृत्ति के उक्त आधारों को ग्रहण करने काल और प्रवृत्ति के उक्त आधारों को ग्रहण करने के कारण ही उन्होंने शुक्ल जी ने क्या किया है, काल और प्रवृत्ति के उक्त आधारों को ग्रहण करने के कारण ही उन्होंने क्या है, अपने जो नामकरण किया है उसमें विभिन्न कालों को उन्होंने विभिन्न वर्गों के क्या नाम दिए हैं, दोहरे नाम दिए हैं। क्या नाम दिए हैं, उन्होंने विभिन्न वर्गों के दोहरे नाम दिए हैं। तो अब हम शुक्ल जी का काल विभाजन देखते हैं कि उन्होंने दोहरे नाम क्या क्या दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने नामकरण किया है आदिकाल, जिसे हम क्या कहते हैं, वीरगाथा काल कहते हैं। इसका समय देखो कब है, संवत 1050 से 1375 तक। हमको याद रखना है शुक्ल जी ने ईस्वी सन नहीं दिया है, क्या दिया है, संवत दिया है। उनका विभाजन किसके आधार पर है, संवत के आधार पर है। तो उन्होंने जो आदिकाल का नामकरण क्या किया था, वीरगाथा काल, और उसका समय क्या माना है, संवत 1050 से 1375 तक। दूसरा जो उन्होंने नाम दिया है वो दिया है पूर्व मध्य काल, जिसे हम क्या कहते हैं, भक्ति काल, और उसका संवत क्या है, 1375 से 1700 तक। उसका संवत क्या है, 1375 से 1700 तक, और उसका नाम क्या किया है, उत्तर मध्यकाल पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्ति काल। पूर्व मध्यकाल अर्थात इन्होंने जो मध्यकाल है ना उसको दो भागों में बांटा है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। फिर उन्होंने तीसरा जो नामकरण किया है वो उत्तर मध्यकाल किया है, जिसे हम क्या कहते हैं, रीति काल कहते हैं। इसका समय उन्होंने क्या माना है, संवत 1700 से 1900 तक माना है। फिर जो चौथा वर्गीकरण किया है उन्होंने आधुनिक काल किया है। आधुनिक काल का नामकरण क्या किया है, गद्य काल किया है, और उसका समय क्या माना है, संवत 1900 से अब तक। और फिर आधुनिक कालों को भी विभिन्न उपखंडों में विभाजित किया है, भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, छायावाद काल। लेकिन ये जो विभाजन किया है ये तो नगेंद्र ने किया है, और लेकिन शुक्ल का विभाजन हमको अलग तरह से आधुनिक काल का दिखाई देता है। उन्होंने नई धारा, पुरानी धारा, इस तरह से आधुनिक काल को भी और आगे विभाजित किया है। अब देखो शुक्ल जी के विभाजन में हम क्या देखते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि रामचंद्र शुक्ल ने पहली बार कालगत आधार के साथ प्रवृत्तिगत वर्गीकरण किया। कहने की आवश्यकता नहीं है कि जो रामचंद्र शुक्ल थे उन्होंने पहली बार कालगत आधार के साथ कैसा वर्गीकरण किया था, प्रवृत्तिगत वर्गीकरण किया। और प्रवृत्तिगत वर्गीकरण ही आगे चलकर क्या हुआ, विशेष लोकप्रिय हुआ। उन्होंने प्रत्येक काल की विशेष प्रवृत्तियां ले ली और उसके आधार पर उन्होंने क्या किया था, वर्गीकरण किया था। और यह वर्गीकरण
वर्गीकरण ही आगे चलकर क्या हुआ था, लोकप्रिय हुआ था। रामचंद्र शुक्ल के विभाजन की दूसरी विशेषता हमको क्या मिलती है, उसका सरलीकरण। उन्होंने एक सरलीकरण कर दिया काल विभाजन पर। जो हमने मिश्र बंधुओं द्वारा वर्गीकरण देखा था, मिश्र बंधुओं ने कितने भाग किए थे, 8, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने कितने कर दिए, 4 भाग कर दिए। तो उन्होंने मिश्र बंधुओं द्वारा किए गए भेद उपभेदों की संख्या को 8 से घटाकर कितना कर दिया, 4 कर दिया। शुक्ल के काल विभाजन की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि उन्होंने हिंदी साहित्य का जो आविर्भाव माना था वो कब से माना था, संवत 1050 से मानकर हिंदी साहित्य के इतिहास को किसके समीप ला दिया, अपभ्रंश साहित्य की सीमाओं के समीप ला दिया। ये तो हमको क्या बताई गई है, शुक्ल के साहित्य की विशेषताएं बताई गई हैं। लेकिन शुक्ल के साहित्य में जो उन्होंने काल विभाजन किया है उसमें कुछ न्यूनताएं भी हमको देखने को मिलती हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि उनमें हमको कमियां देखने को मिलती हैं। तो वो कमियां देखो क्या हैं, शुक्ल के विभाजन की कमियां। शुक्ल के काल विभाजन पर यदि हम समीक्षात्मक दृष्टि से विचार करें तो हमको क्या पता चलेगा कि शुक्ल जी का जो काल विभाजन है वो क्या नहीं है, सर्वदा संगत नहीं है। यदि हम शुक्ल जी के काल विभाजन पर समीक्षात्मक रूप से विचार करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि शुक्ल जी ने जो काल विभाजन किया है वो सर्वदा संगत नहीं है। जिन ग्रंथों के आधार पर शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के आदि काल की स्थापना की थी, किनके आधार पर की थी, जैसे पृथ्वीराज रासो, तो उनमें से कुछ कृतियां तो क्या है, अस्तित्वहीन है, अर्थात उनका अस्तित्व ही नहीं है। कुछ क्या है, अप्रामाणिक है और कुछ बाद के समय की सिद्ध हो चुकी हैं। क्या कह सकते हैं हम कमी को कि शुक्ल जी ने आदिकाल का जो नामकरण वीरगाथा काल किया था उसमें क्या कमी देखने को मिलती है कि जो कुछ कृतियां मिलती हैं वो तो अस्तित्वहीन मिलती हैं, कुछ अप्रामाणिक मिलती हैं और कुछ बाद के समय की सिद्ध हो चुकी हैं। फिर भी अपनी सीमाओं के बावजूद रामचंद्र शुक्ल का वर्गीकरण क्या है, वैज्ञानिक है और सर्व स्वीकार्य है। फिर भी रामचंद्र शुक्ल का जो वर्गीकरण है वो क्या है, सर्व स्वीकार्य है। सभी लोग उस वर्गीकरण को आज के समय में भी क्या कर रहे हैं, उसका फॉलो करते हैं, अर्थात शुक्ल जी की किताब पढ़नी बहुत जरूरी होती है। शुक्ल जी आज हमारे बीच में है, उनकी किताबें हमारे बीच में हैं, तो शुक्ल का जो वर्गीकरण है वो क्या है, सर्व स्वीकार्य है। तो मोटे रूप से मैंने आज आपको वर्गीकरण बता दिया। कितने भाग थे इनके, 4 भाग थे। सबसे पहला भाग क्या था, आदिकाल, जिसको हमने वीरगाथा काल कहा। आपको समय पूछा जा सकता है, इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए हैं, उसमें देखना शुक्ल से संबंधित, काल विभाजन से संबंधित किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपने इसी चैनल पर कराए हुए हैं आदिकाल से संबंधित। उन क्वेश्चन को आप जरूर देखना किस तरह से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो आदिकाल का समय उन्होंने 1050 से 1375 संवत रखा। फिर दूसरा पार्ट उन्होंने क्या किया, पूर्व मध्यकाल, जिसे उन्होंने भक्ति काल नाम दिया, उसका समय उन्होंने क्या रखा, संवत 1375 से उन्होंने क्या रखा था, 1700 तक रखा था। फिर तीसरा विभाजन किया था उन्होंने उत्तर मध्यकाल, जिसका नाम उन्होंने रीतिकाल किया, उसका उन्होंने क्या रखा, संवत 1700 से 1900 तक रखा। फिर चौथा पार्ट किया उन्होंने आधुनिक काल, जिसका नामकरण उन्होंने गदकाल कहा और उसका समय क्या रखा, संवत 1700 संवत 1900 से अब तक क्या है हमारा आधुनिक काल। रीतिकाल क्या है, संवत 1700 से 1900 तक तो क्या था, रीतिकाल, लेकिन आधुनिक काल क्या है, संवत 1900 से अब तक है। इस तरह से रामचंद्र शुक्ल का विभाजन मैंने आपको पूरा समझा दिया है। इसके बाद हम श्याम सुंदर दास का विभाजन देखेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से किया है। फिर हम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का विभाजन देखेंगे। उसके बाद हम किसका देखेंगे, जो नगेंद्र है उनका भी देखेंगे, क्योंकि उनका भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। जब ये काल विभाजन वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगी कि आदिकाल का नामकरण विभिन्न विद्वानों ने किस प्रकार से किया है, रीतिकाल का नामकरण किस प्रकार से किया है, आधुनिक काल का नामकरण किस प्रकार से किया है। फिर उसके बाद मैं आपको साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ से संबंधित
संबंधित जो लिस्ट है वो आपको प्रदान करूँगी। और इसके अलावा इसमें से हम पढ़ेंगे साहित्य इतिहास लेखन की विभिन्न पद्धतियाँ हैं, वो भी पेपर में पूछी जाती हैं। वो पद्धतियाँ मैं आपको पूरी करा दूँगी कि कौन कौन सी पद्धतियाँ काम में ली जाती हैं। इसके बाद हम फिर क्रम से सिद्ध साहित्य, फिर नाथ साहित्य, फिर जैन साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य, जो आदिकाल है उसके बारे में संपूर्ण मैं आपको ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव पूरा आपको मेरे चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगी। आशा करती हूँ आपको रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन समझ में आ गया होगा। यदि ये आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे और अन्य छात्रों के लिए शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।